गुड इवनिंग। ब्रिजभान सर एंड टीम की तरफ से स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में आर्थ्रोपोडा पार्ट 2 की। आर्थ्रोपोडा में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट करा था और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एलिमिनेशन मेथड हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं और देखेंगे कि कौन से ऑप्शन जो हैं अप्रोप्रिएट में सही मिलेंगे। आज का प्रश्न है द इंसेक्ट विच लेज एग इन वाटर, वो कौन सा इंसेक्ट है जो पानी में अंडे देता है, एक लेइंग करता है, उनके नाम पहचानने हैं हमको। आपके ऑप्शन है बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई एंड सैंड फ्लाई। अगर हम यहाँ पे बटरफ्लाई की बात करें तो जैसा कि बटरफ्लाई के बारे में हम लोग जानते हैं कि बटरफ्लाई जो है एक ले कहाँ करती है। बटरफ्लाई जनरली एक ले करती है लीफ पर। अगर हम हाउस फ्लाई की बात करें, हाउस फ्लाई जो है ये वेक्टर भी है बहुत सारे ह्यूमन में डिजीज को कॉज करने के लिए। तो उनमें से इनका जो वेक्टर है ये वो है डीकम्पोजिंग एनिमल एंड प्लांट। तो डीकम्पोजिंग एनिमल या प्लांट पर ये एग लेइंग करता है। इसके अलावा ये और कहाँ एग ले कर सकता है? जनरली ये जो है स्टेबल मेन्योर पर या फिशेस पर एग ले करते हैं। इसके अलावा स्टेबल मेन्योर बोलेंगे हम लोग इसको, या फिर बोलते हैं फीसेस पे। तो ये वो कुछ पार्ट हैं जहाँ पे हाउस फ्लाई जो है एग लेइंग करती है। व्हाट अबाउट द ड्रैगन फ्लाई? ड्रैगन फ्लाई के बारे में हम जानते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप ये क्या पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे टेरेस्ट्रियल कह सकते हैं इसको। हालांकि टेरेस्ट्रियल नहीं है, आर्बोरियल होगा, क्योंकि पेड़ पौधों पर पाया जा रहा है, एग लेइंग कर रहा है। लेकिन अगर हम ड्रैगन फ्लाई की बात करें तो ड्रैगन फ्लाई जो है ये वाटर में करता है। ड्रैगन फ्लाई जो है वाटर में करता है। और सैंड फ्लाई की बात करिए तो सैंड फ्लाई जो है, जिसको हम लोग सीसी फ्लाई के नाम से भी जानते हैं, सैंड फ्लाई इज आल्सो नोन एज सीसी फ्लाई, और ये ब्लड सकिंग फ्लाई के नाम से जाना जाता है। इसका जो एग लेइंग का मेथड है वो है ट्री, होल, क्रैक एटसेट्रा। जनरली ये ट्री पर एग लेइंग करता है, होल पे करेगा, या फिर जो भी क्रैक्स वगैरह होते हैं बिल्डिंग्स की, वहाँ पे ये एग लेइंग करती है। ठीक है, तो इसके साथ अगर हम देखें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या होगा? ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई जो है ये एग लेइंग करता है वाटर बॉडी में, और यही जो है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगले सवाल की तरफ। मेटामार्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाय। पूछा जा रहा है कि जो कॉकरोच है उसमें मेटामार्फोसिस मेनली किसके द्वारा रेगुलेट होता है? कार्पोरा कार्डिएका, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, कार्पोरा एलाटा या ब्रेन। अगर देखें तो सारे आंसर तो सही लग रहे होंगे कि पहले तो हम यहाँ से मान के चलेंगे कि ब्रेन के द्वारा होता है, फिर हम कहेंगे ब्रेन से नहीं, ब्रेन में जो है न्यूरोसेक्रेटरी सेल होती है, फिर उनके द्वारा, फिर कहेंगे कार्पोरा प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा, प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है कार्पोरा एलाटा, फिर प्रोथोरेसिक ग्लैंड से कार्पोरा कार्डिएका। ये ग्रोथ हार्मोन है भाई। तो कार्पोरा कार्डिएका जो है, जो ये ग्रोथ हार्मोन है या प्रोथोरेसिक ग्लैंड है। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं इनके बारे में कि जो रेगुलेट होता है वो कैसे होता है। तो आपने इससे पहले वाली स्लाइड में भी देखा हुआ था कि जो मेटामार्फोसिस है कॉकरोच में, जब प्रोथोरेसिक ग्लैंड आया था, प्रोथोरेसिक ग्लैंड की जब बात हुई थी तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड से ही आपने देखा था कि एक मोल्टिंग हार्मोन निकला था, एक डायसोन, और यही जो है आपका करवा रहा था। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कार्पोरा एलाटा क्या है, जिससे जुवेनाइल हार्मोन निकल रहा था। तो यही तो है जो प्रिवेंट करता है आपके कि भैया एडल्ट बनना ही है। तो कार्पोरा एलाटा जो है, कार्डियका तो ग्रोथ हार्मोन में कंसीडर हो जाएगा। एलाटा में जो है जुवेनाइल हार्मोन, जेएच हार्मोन आता है, जिसको हम लोग कहते हैं, जो इंसेक्ट को जुवेनाइल फेज से, जब तक ये सिक्रीट हो रहा है, इंसेक्ट जुवेनाइल फेज में अपने ऑफस्प्रिंग में बना रहेगा। लेकिन जैसे इसका सिक्रीशन कम होता है जुवेनाइल हार्मोन का, इंसेक्ट मेटामार्फोस करके क्या हो जाता है? एडल्ट बन जाता है। साथ ही साथ में इसको हमने देखा था कि ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को भी एक्टिवेट करने में या फिर मेच्योर करने में रोल प्ले करता है। तो इसका मेजर जो फंक्शन है वो दोनों होगा, जुवेनाइल मतलब जुवेनाइल हार्मोन के साथ साथ, या फिर कह सकते हैं मेटामार्फोसिस के साथ साथ ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में भी रोल प्ले करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी साइफन इज फाउंड इन द लार्वा। सबसे पहली बात, रेस्पिरेटरी साइफन, हर वो इंसेक्ट या एनिमल, रेस्पिरेटरी साइफन की बात करा इन्होंने, इंसेक्ट जो कि एक्वेटिक होंगे,
पानी में पाए जाएंगे। लाइफ साइकिल का एक हिस्सा जो पानी में चलेगा इनके, लार्वा की बात हो रही है, तो लार्वा जो है जब पानी में पाया जाएगा तब उसमें रेस्पिरेटरी साइफन बनता है। रेस्पिरेटरी साइफन क्यों बनता है? रेस्पिरेशन के लिए बनता है। हाउस फ्लाई की अगर बात करिए तो हाउस फ्लाई का मोड क्या है? हाउस फ्लाई का देखा आपने, एग लेइंग का जो मेथड है वो टेरेस्ट्रियल है, तो इसमें तो नहीं बनेगा। क्यूलेक्स जो है, हाँ यहाँ पे ठीक है, क्यूलेक्स और एनाफिलीज में हमको डाउट है क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, एक्वेटिक हैं, तो यहाँ पे ये बन सकता है। एक्वेटिक यहाँ पे भी है, एक्वेटिक लार्वा यहाँ पे भी बनेगा। लेकिन सिल्कवर्म में क्या है, ये वापस से टेरेस्ट्रियल है, क्रैक्स वगैरह में, बिल्डिंग वगैरह में जो है ये देखने को मिलता है, तो यहाँ पे तो नहीं बनने वाला। ठीक है, बात आई कि क्या क्यूलेक्स और एनाफिलीज में से किसमें जो है रेस्पिरेटरी साइफन बनता है। चलिए बात करते हैं। क्यूलेक्स जो है जिसका लार्वा है रेगुलर लार्वा, क्यूलेक्स के लार्वा का नाम है रेगुलर लार्वा, नाम है लार्वा का नाम भी यहाँ पे याद रखेंगे, रेगुलर लार्वा। इसके 8th सेगमेंट में रेस्पिरेटरी साइफन पाया जाता है। रेगुलर लार्वा के 8th सेगमेंट में आपको मिलेगा रेस्पिरेटरी साइफन। और अगर देखा जाए तो टिप पे क्या मिलता है, इनके टिप पे आपको मिलेगा ट्रैकिया। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी साइफन के टिप पे जो है आपको स्पाइरेकल या ट्रैकिया देखने को मिलते हैं। स्पाइरेकल भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, स्पाइरेकल और ट्रैकिया। तो ये तो पार्ट हुआ रेस्पिरेटरी साइफन के सेंस में, तो हमने देखा रेगुलर लार्वा में बनता है। लेकिन एनाफिलीज में क्या बनता है, क्योंकि ये भी तो आपका एक्वेटिक है। तो एनाफिलीज की बात करिए तो एनाफिलीज में जो क्वाड्रिलेटरल प्लेट होती है ये 8th सेगमेंट में पाई जाती है। एनाफिलीज के 8th सेगमेंट में, एनाफिलीज में 8th सेगमेंट में आपको जो मिलेगा उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल प्लेट। तो क्वाड्रिलेटरल प्लेट जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, ये आंसर होगा। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है आपका, क्यूलेक्स। क्यूलेक्स एक्वेटिक है और उसमें क्या बन रहा है आपका, रेस्पिरेटरी साइफन देखने को मिल रहा है। एग ऑफ कॉकरोच इज, पूछा जा रहा है यहाँ पे जो एग है कॉकरोच का वो कैसा होता है। तो अगर आपने डेवलपमेंट थोड़ा सा पढ़ा हो या आपको याद हो तो डेवलपमेंट में आपने देखा था जो एग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ यॉक, आइसोलेसिथल, मेजोलेसिथल, होमोलेसिथल, इस तरह से करके बहुत सारे नाम बने थे। और उसी के बेसिस जो क्लीवेज पैटर्न बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, जिसमें कंप्लीट क्लीवेज और इनकम्प्लीट क्लीवेज देखने को मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं जो प्रोटीन वाला पार्ट है, क्लीवेज का पैटर्न या फरो जो है वहाँ पे तो बनेगा, लेकिन क्लीवेज का पैटर्न या फरो कहाँ नहीं बनता, जहाँ पे यॉक आ जाता है। तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ यॉक प्रेजेंट होगा, यॉक का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो आपको लगता है कि वहाँ पे क्लीवेज पैटर्न बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ पे यॉक कम होगा, जिनमें यॉक कम हो या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वहाँ पे आपको क्लीवेज तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो क्लीवेज का पैटर्न है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। पहले एक चार्ट बनाएंगे आपके सामने और आप खुद इसमें से जो है एलिमिनेट करिएगा कि कॉकरोच जो है इंसेक्ट है या नहीं है, और उसमें किस तरह का आपको क्लीवेज पैटर्न या एग का टाइप देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 से। हम क्लीवेज की बात करेंगे और उसके बाद यॉक की बात करेंगे। क्लीवेज है यहां पे होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक को हम लोग कंप्लीट क्लीवेज के नाम से जानते हैं। होलोब्लास्टिक को अगर हम डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं कि होलोब्लास्टिक को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आइसोलेसिथल एग में और मीजोलेसिथल में। ठीक है, तो आइसोलेसिथल एग और दूसरा कह सकते हैं मीजोलेसिथल। आइसोलेसिथल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आइसोलेसिथल का मतलब है इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर मात्रा में जो है ये पाया जाएगा। मीजोलेसिथल का मतलब होता है मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक, मॉडरेट यॉक। तो यॉक के अमाउंट के बेसिस पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिफरेंट काइंड में पाया जा रहा है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आइसोलेसिथल और मीजोलेसिथल। चलिए अगर आइसोलेसिथल में हम क्लीवेज की बात कर लें तो रेडियल स्पाइरल, रेडियल
स्पाइरल, रेडियल क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज, बायलैटरल क्लीवेज, और साथ ही साथ में आपको मिलेगा रोटेशनल क्लीवेज। तो यहाँ पे इसके साथ ही इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे। ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे जरूर मेंशन करेंगे। मीजोल स्थल की अगर बात करिए तो मीजोल स्थल में रेडियल क्लीवेज देखने को मिलता है और ये एम्फीबियंस में पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो क्लीवेज का पैटर्न होगा वो होगा रेडियल। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लगे हाथ कि एग्जाम्पल जो है कि इसमें क्या होंगे। रेडियल की बात करिए आइसोल स्थल में तो आपको मिलेगा एकाइनोडर्मेटा और एम्फिऑक्सस। एकाइनोडर्मेटा, साथ ही साथ में हम यहाँ पे एम्फिऑक्सस को मेंशन करेंगे। अगर साथ ही इसी में हम आइसोल स्थल में स्पाइरल क्लीवेज की बात करें तो स्पाइरल आपको देखने को मिलता है एनिलिडा, मोलस्का और प्लेटीहेल्मिन्थीज में। एनिलिडा, मोलस्का और साथ ही साथ में प्लेटीहेल्मिन्थीज में ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बायलैटरल और रोटेशनल की अगर बात करेंगे आप यहाँ पे तो जो आपका बायलैटरल क्लीवेज है ये आपको मिलता है ट्यूनिकेट में और उसके बाद मैमल में। तो ये ट्यूनिकेट में मिलेगा और ये आपको मिलता है रोटेशनल वाला मैमल में, ठीक है। क्या मैमल के अलावा भी रोटेशनल क्लीवेज किसी और में देखने को मिलता है तो ये आपको मिलेगा निमेटोड में। निमेटोड में आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ की बात करिए तो ये आपको एम्फीबियन में देखने को मिलता है। एम्फीबियन में जो क्लीवेज का पैटर्न होगा वो रेडियल होगा मीजोल स्थल टाइप में। तो यहाँ पे तो अभी आपने एक पार्ट देखा है होलोब्लास्टिक क्लीवेज का। अगर हम यहीं पे बात करें मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसे हम इनकम्प्लीट क्लीवेज के नाम से जानते हैं, तो उसकी बात भी कर लीजिए मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जिसको हम लोग इनकम्प्लीट के नाम से जानते हैं, इनकम्प्लीट क्लीवेज ये रिप्रेजेंट करता है। और यहीं पे इसकी हम डिवीजन की बात करेंगे। मीरोब्लास्टिक को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टीलोलेस्थल एंड सेंट्रोलेस्थल में। टीलोलेस्थल एंड सेंट्रोलेस्थल में। अगर हम लगे हाथ यहीं पे इनके एग्जाम्पल की भी बात करें तो आप देखेंगे टीलोलेस्थल में जो है आपको मिलेगा बायलैटरल और डिस्क्वाइडल। बायलैटरल और साथ में मिलेगा आपको डिस्क्वाइडल। और सेंट्रोलेस्थल में मिलेगा आपको सुपरफिशियल क्लीवेज। अब टीलोलेस्थल में आपने देखा कि बायलैटरल और डिस्क्वाइडल है, सेंट्रोलेस्थल में सुपरफिशियल है। तो एग्जाम्पल क्या हैं? सिफेलोपोड मोलस्क होगा पहले आपका बायलैटरल में। मोलस्क लिख लेते हैं डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे, सिफेलोपोडा होगा फाइनली। यहाँ पे अगर बात करें तो ये इंसेक्ट में कंसीडर होता है। लेकिन डिस्क्वाइडल की अगर बात करेंगे तो डिस्क्वाइडल का पैटर्न यहाँ पे चेंज हो जाता है। डिस्क्वाइडल में आपको मिलेगा फिश, रेप्टिलिया और बर्ड। तो ये वाला पार्ट आपके लिए होगा फिश का, रेप्टाइल का और साथ ही साथ में बर्ड का। तो ये पार्ट हैं जिसमें आपने ये देखा कि कितने टाइप से जो है आपको क्लीवेज देखने को मिलते हैं। एग ऑफ काकरोच, सवाल था एग ऑफ काकरोच किस तरह का है, काकरोच का एग किस तरीके का है। तो एग्जाम्पल में आपके सामने है यहाँ पे इंसेक्ट। इंसेक्ट का जो एग है वो सुपरफिशियल क्लीवेज शो करता है, सेंट्रोलेस्थल टाइप का एग है, यानी बराबर मात्रा में जो है यॉक जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और ये क्लीवेज शो करता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, या बोलते हैं इनकम्प्लीट क्लीवेज में ये क्या करेंगे, कंसिडर किया जाएगा। तो जो सही आंसर है वो क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रोलेस्थल। आइसोल स्थल की अगर आप बात करेंगे तो आप आइसोल स्थल में बहुत सारे नाम हैं, इनमें से सारे नाम मेंशन कर सकते हैं। मीजोल स्थल की बात करेंगे तो हम यहाँ पे एम्फीबिया मेंशन कर सकते थे। मीजोल स्थल में हम लोग एम्फीबिया लिख लेंगे। और इसी तरीके से टीलोलेस्थल में आप देखेंगे वहाँ पे मोलस्का, फिशेज, रेप्टाइल एंड बर्ड। तो ये कुछ नाम हैं जो बढ़िया सी स्लाइड आपके सामने बनके तैयार हुई है और ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कि जानना ये इसके लिए सफिशियंट था। हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। सेव कर लेते हैं इस पार्ट को पहले। डन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 30, वेयर इज पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा। पेरीप्लेनेटा इज इक्वल टू
काकरोच में इन्होंने पूछा है कि जो पेरीट्रॉपिक है इसके बारे में बताइए। तो पहली बात तो गलत लिखा हुआ है, इसको सुधार लेंगे हम लोग। पेरीप्लैनेटा, इटैलिक नहीं ले सकते तो अंडरलाइन जरूर करेंगे, इस पार्ट का ध्यान रखेंगे। कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, एरर हैं, इन पे ध्यान नहीं देंगे आप लोग, ठीक है। तो टाइपिंग एरर्स को अगर हटा दिया जाए उसके बाद जो होगा वो करेक्ट मेथड आपको बताया जा चुका है कई बार, और हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉलो अप करने जा रहे हैं। काकरोच की बात हो रही है और ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं होमवर्क के तौर पे। जिनको भी इन सवाल का आंसर चाहिए उनको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करना होगा, बताइएगा, और हम लोग इसके आंसर के साथ आपको एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जो है डिस्क्राइब कर देंगे। फिलहाल के लिए सवाल को छोड़ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, द मोस्ट सोलन सेगमेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच इज। पूछा जा रहा है कि जो कॉकरोच में उनका जो लेग है, सबसे सोलन पार्ट जो है उसको क्या बोलेंगे। कॉकरोच में जो लेग का सबसे सोलन पार्ट है उसके बारे में बात करी है इन्होंने, और पूछा कि बताइए उसको क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले सवाल तो यहाँ पे ये है कि जितने भी अपेंडेजेस पाए जाते हैं, लगभग जो भी आपको मिले, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, कुछ कॉकरोचेस, कुछ आर्थ्रोपोड में तो ये 19 पेयर तक को देखने को मिलता है। जैसे आपको लास्ट टाइम पे 19 पेयर ऑफ अपेंडेजेस किसमें देखने को मिला था, पेलीमॉन प्रॉन में मिला था, झींगा मछली में देखने को मिला था। तो उसके बेसिस पे ये बात हो ही रही है, ठीक है। चलिए, अपेंडेजेस की बात हुई है तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे कॉकरोच के अपेंडेजेस के बारे में। कह रहे हैं कि जो कॉकरोच के अपेंडेजेस हैं, मोस्टली ये अपेंडेजेस जो हैं बालक, ये बाइरेमस हैं। एक्सेप्ट फर्स्ट पेयर। फर्स्ट पेयर क्या है, ये यूनिरेमस है। बाइरेमस का मतलब जो आगे चल के 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाए, यूनिरेमस का मतलब जो सिंगल ही ब्रांचिंग रिप्रेजेंट करे उसको यूनिरेमस कहा जाएगा। तो इसके बेसिस पे जब बात हुई है तो फिर उन्होंने कहा है कि जो अपेंडेजेस का बेस होता है, किसी भी अपेंडेजेस का जो भी बॉडी के पार्ट से अटैच वाला पार्ट हुआ, जैसे अगर मान लीजिए ये पूरी बॉडी पार्ट है तो यहाँ से ये अटैच पार्ट है, बॉडी के सबसे अटैच पार्ट कौन सा, ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, बेस। जो ये वाला सेगमेंट आप देख पा रहे होंगे इसको क्या बोला जाएगा, बेस। अगर एनिमल बना लिया जाए यहाँ पे, जो सबसे निकटतम बॉडी के पार्ट वाला पास होता है इसको बोलते हैं बेस। तो बेस को हम लोग बोलते हैं, अपेंडेजेस का जो बेस है उसका नाम है प्रोटोपोडाइट। प्रोटोपोडाइट जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक का नाम है कोक्सा और दूसरे का नाम है बेसिस। कोक्सा और बेसिस, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, इसको बोलते हैं डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास और डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो किसी भी इंसेक्ट का जो सोलन पार्ट होगा वो कोक्सा होगा। सबसे निकटतम वाला पार्ट जो है सेगमेंट होगा कॉकरोच का वो कोक्सा है, पास वाला पार्ट है, और वही सोलन पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोक्सा कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। पूछा गया कि कॉकरोच के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के कंपैरिजन में, रेफरेंस में कौन सा वाला सेगमेंट जो है सही नहीं है। स्टेटमेंट की बात करना है, नॉट ट्रू पे आपको टिक करना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं। इज ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ, जो इनका ब्लड होता है कह रहे हैं उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। तो हाँ, ये सही लग रहा मुझे। हार्ट हैज 13 चैम्बर, इसके बारे में भी बात करेंगे। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट इन द ब्लड, तो ये भी तो सही है। नॉट ट्रू पूछा है, पल्सेटाइल वेसिकल एब्सेंट कह रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कॉकरोच में जो ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किस तरह का है। तो कॉकरोच में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का है। तो यहां पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है आपको ओपन टाइप का देखने को मिलता है, और जो सीलोम बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हीमोसील, और जो ब्लड बनता है उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। हीमोसील और हीमोलिम्फ कहा जाता है। तो हीमोलिम्फ जो है, इसके अलावा जो हार्ट बनेगा 13
फनेल शेप्ड 13 फनेल शेप्ड चैम्बर होते हैं। इसके अलावा जो एसेसरी पल्सेटाइल वेसिकल होते हैं, एसेसरी पल्सेटाइल वेसिकल ये प्रेजेंट होते हैं। एसेसरी पल्सेटाइल जो वेसिकल है ये ब्लड को पंप करने का काम करते हैं, ब्लड को ये पंप करने का काम करते हैं। और यहाँ से ये पार्ट आगे चल, क्योंकि हार्ट है तो हार्ट का फंक्शन तो पंप करने का ही होगा, तो ये काम यहाँ पे है। लेकिन अगर ब्लड की बात कर लीजिए आप वापस से, जो ब्लड बना है, कहते हैं कि ब्लड जो है कलरलेस प्लाज्मा है, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस प्लाज्मा। और साथ ही साथ में इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाए जाते, जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह हो गया ना, हीमोसाइनिन, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता, रेस्पिरेटरी पिगमेंट अब्सेंट होंगे। ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। क्या ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं बालक? हाँ कहते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। हार्ट है 13 चैम्बर, 13 चैम्बर हार्ट में बना लिया है हमने कहा हाँ होता है, तो इन्होंने कहा होता है, मान लिया, ये स्टेटमेंट भी सही है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट इन ब्लड, ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते, ये बात भी सही है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। एक ही स्टेटमेंट जो गलत लग रहा है वो ये है कि पल्सेटाइल वेसिकल एब्सेंट, जबकि हमने कहा कि इसमें जो है आपका पल्सेटाइल वेसिकल पाया जाएगा। ये रहा आपका पल्सेटाइल वेसिकल जो कि ब्लड को पंप करने का काम करता है पूरे बॉडी में, और ये पाया जाता है, और यही कह रहे हैं कि ये एब्सेंट है। तो भैया पल्सेटाइल वेसिकल तो एब्सेंट नहीं है। भैया ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट ये तो नहीं पढ़ाते हैं हम, है ना, हम तो जूलॉजी पढ़ाते हैं, तो प्रयास करिएगा ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म जो भी है, ये ब्रिजभान सर, मनीष सर और भी लोग हैं संस्था में, आप उनको कांटेक्ट करेंगे, ये वो लोग आपको बताएंगे, ठीक है। गलत जगह पे आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि आपको ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट बता दिया जाए, नाम है, न्यूज़ दे दीजिए, दिलवा देंगे भाई, दिलवा देंगे न्यूज़, ये न्यूज़ भी आपको दिलवा दिया जाएगा यहाँ पे कि सही जगह पे मैसेज करिए आप लोग, ठीक है। चलिए, तो पल्सेटाइल वेसिकल एब्सेंट है, जबकि ऐसा नहीं है, पल्सेटाइल वेसिकल पाया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है, बाकी पे हम टिक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, तो हम नॉट ट्रू स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेंगे आपसे, ठीक है। लैक इज प्रोड्यूस्ड बाई, लैक क्या होता है, लाख के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए लैक के बारे में हम लोग बात करते हैं। टकार्डियस लक्का, लैसिफर लक्का, ऐसे बहुत सारे नाम हैं एनिमल्स के जो प्रोड्यूस करते हैं। लैक का जो प्रोडक्ट है हमारा वो सैलाक है, लाख का कीट जो है वो सैलाक प्रोड्यूस करता है। सैलाक या फिर कह लीजिए कि लाख का जो इंसेक्ट है, लैक इंसेक्ट या लैसिफर लक्का, ये पाया कहाँ जाता है, कौन से प्लांट पे, कौन से ट्री पे ये देखने को मिलेगा? तो बहुत सारे नाम है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी है जिसको हम लोग हिंदी में पलास के नाम से जानते हैं, जिजिफस जुजुबा है जिसको हम लोग हिंदी में बेर के नाम से जानते हैं, बेर का प्लांट बईर कहते हैं। कल क्लास में जब मैंने बोला कि जिजिफस जुजुबा इक्वल टू बेर, हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स यू आर नोइंग अबाउट द बेर या जिजिफस जुजुबा, तो बच्चे हमारा मुंह देख रहे हैं, बेर, बेर का मतलब हमने कहा बईर, जब बईर कहा तो बैर तो जानते हैं सर, ये हालत है हमारी, है ना। चलिए, लैक इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेल इंसेक्ट ओनली, बाय द फीमेल इंसेक्ट ओनली, मोर बाय द फीमेल इंसेक्ट देन बाय द मेल इंसेक्ट। तो जो लाख है वो कौन प्रोड्यूस करता है? तो भैया लाख जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है सबसे ज़्यादा किसके बारे में? मोर बाय द फीमेल, फीमेल इंसेक्ट जो होती है ज़्यादा अमाउंट में लाख प्रोड्यूस करती हैं इन कंपैरिजन टू द मेल इंसेक्ट। तो मेल इंसेक्ट भी लाख प्रोड्यूस करते हैं या सैलाक प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अमाउंट जो होता है वो फीमेल का ज़्यादा है। फीमेल जो इंसेक्ट हैं, लैक इंसेक्ट हैं, जिनके नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं, टकार्डियस, टकार्डिया या लैसिफर लक्का कह सकते हैं, लैसिफर लक्का, ठीक है। तो ये कुछ वो नाम हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं, तो मेरे ख्याल से इनके बेसिस पे ये सबसे बेटर ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन में बहुत टिपिकल तो नहीं है मेरे ख्याल से, लर्न करने वाला पार्ट है। एन इंसेक्ट दैट प्रोड्यूस सैलाक, एक ऐसा इंसेक्ट जो सैलाक प्रोड्यूस करता है उसके बारे में बताइए। एपिस इंडिका, बॉम्बिक्स मोराई, लैसिफर लक्का एंड डिक्टिलोपियम कॉकस। चलिए बताइएगा क्या आंसर होगा। अगर हम इंसेक्ट की बात करें जो सैलाक प्रोड्यूस करता है, एपिस इंडिका हनी प्रोड्यूस करती है,
एपिस इंडिका, सेपरेटली अंडरलाइन, नाम गलत नहीं होना चाहिए। एपिस इंडिका या तो हनी प्रोड्यूस करता है या फिर वैक्स। बॉम्बिक्स मोराई ये सिल्क वर्म है तो सिल्क प्रोड्यूस करेगा। लेसिफर लक्का सैलाक प्रोड्यूस करता है। और डिक्टियोलॉपियम कॉकस, लेसिफर लक्का, सैलाक जो है लेसिफर लक्का या टगाडिस वगैरह प्रोड्यूस होता है। डिक्टियोलॉपियम जो कॉकस है ये प्रोड्यूस करता है आपका कार्मीन स्टेन। कार्मीन स्टेन को ये प्रोड्यूस करता है। ये बायोलॉजिकल स्टेन है, बायोलॉजिकल स्टेन है जिससे हम लोग फूड को भी कलर करते हैं या फूड कलरिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब पार्ट के नाम है। सैलाक क्या है भाई साहब, सैलाक के बारे में बात कर लीजिए। सैलाक क्या है, सैलाक जो जिसको लैक के इंसेक्ट द्वारा प्रोड्यूस होता है, नेचुरल ग्लू है। ये फूड कोटिंग के काम आता है। नेचुरल ग्लू, जो भी फूड प्रोडक्ट आते हैं उनको कोटिंग करने के काम में ये आता है। ठीक है, तो ये वो पार्ट है। वैक्स की कोटिंग के अलावा जो है सैलाक की भी कोटिंग करते हैं जो कि लाख के इंसेक्ट द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। डन। लैक इंसेक्ट फीड ऑन विच ऑफ द होस्ट प्लांट। पूछा गया है कि जो लैक का इंसेक्ट है वो कौन से प्लांट पे सबसे ज़्यादा फीड करता है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर पाया जाता है, जैसे कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसको हम लोग पलास के नाम से जानते हैं। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है आपका, जिसको हिंदी में पलाश कहा जाता है, पलाश जो है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि ये उत्तर प्रदेश का, जहां पे हम लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश का ये क्या है, राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का ये क्या है, राजकीय पुष्प माना जाता है। जिजिफस जुजुबा जो नया नाम आया हुआ है, ये बेर का नाम है जिसको हम लोग प्लम के नाम से जानते हैं। और ये भी ठीक है, इस पे कैजनस कैजन ये अरहर का नाम है। ठीक, तो ये वो कुछ प्लांट के नाम हैं जिनमें हमारा लैक का इंसेक्ट जो है वो पाया जाता है। तो ये तीनों ही प्लांट जो हैं सही हैं कि पलाश भी, बेर भी और अरहर भी, जहाँ पे लैक का इंसेक्ट फीड कर सकता है इनके लीफ पे या स्टेम पे ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन क्या हैं, सही है। तो ऑल ऑफ द अबव पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ेंगे आने वाले सवाल की तरफ। कैंथराइडिन ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। कैंथराइडिन जो ऑयल है, एक बड़ी मजेदार बात है। कैंथराइडिन ऑयल से पहले हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे एक मित्र रहे हैं हमारे, इस समय वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में न्यूरो डिपार्टमेंट में रिसर्च कर रहे हैं। पिछले साल ही जो है कि मुझे याद आ रहा है उनका सिलेक्शन हुआ है और वो इस टाइम पे जो है वहाँ पे एज ए रिसर्च स्कॉलर जो है न्यूरो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। जब फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात आती है, ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, क्लास अरेक्निडा, क्लास क्रस्टेशिया, तो उसमें हमारे कुछ मित्र थे जो उत्तराखंड के थे, बस्ती जिले जनपद से रहे हैं, बस्ती ज़िले से रहे हैं। कुछ लोग और जो इलाहाबाद में लोकल थे, कुछ प्रतापगढ़ सुल्तानपुर के आसपास से आए हुए लोग थे। तो इन सभी लोगों ने या हमने भी मिलके जो है उनका नाम क्या रखा था, आर्थ्रोपोडा रखा था। नाम भी बताया जाएगा आपको उनका, आधे लोग समझ गए होंगे, वो नाम कमेंट कर देंगे। तो जब फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात आती है, हम लोग उनको जो है बुलाते थे, जैसे स्कॉर्पियन बुलाते थे। खिलखिल नाम था उनका, नाम भी जो होगा आगे आप लास्ट में मेंशन कर लेंगे। निखिल या खिलखिल हम लोग कह के चढ़ाते थे उनको। और वो आर्थ्रोपोडा, क्यों आर्थ्रोपोडा कहा जाता था, क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर, खोपड़ी के ऊपर क्या है, वो एंटीना पाया जाता था। एंटीना एक सेंस ऑर्गन है और ये आर्थ्रोपोड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो उनका सेंस ऑर्गन तगड़ा था, बढ़िया था, और इसके बेसिस पे हम लोग उनको क्या बुलाते थे, फाइलम आर्थ्रोपोडा का एनिमल। ठीक है, तो हमारे भी नाम रखे गए होंगे उनके द्वारा। अब ये बात तो वही बता पाएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। कैंथराइडिन एंड ऑयल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कैंथराइडिन जो ऑयल है, इसकी सबसे विशेषता क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, क्यों यूज करते हैं। एंशिएंट टाइम में जब ऑयल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं रहा था, तब से ये बात सामने आ रही है
कि एक इंसेक्ट है, आप जानते हैं इंसेक्ट का बहुत सारा यूज है, जैसे स्टेनिंग में, कलर में, एजेंट्स में, कोटिंग में, कॉमर्शियल प्रोडक्ट में, ब्यूटी प्रोडक्ट में, हर जगह पे उनके नाम आते हैं। कहीं पे लाली बनाने में, कहीं पे वो जो महावर लगाती हैं महिलाएं, मुझे पता नहीं महावर क्या होता है, मैंने नाम सुना है, मेरे ख्याल से वो जो पैर में लगाती हैं महावर वो होता है, या जो हाथों में लगाती हैं लाल लाल मेहंदी जैसा, उसको महावर कहते हैं। तो महावर पे लगाने के लिए भी जो है किसी इंसेक्ट की डेड बॉडी का पाउडर बना के यूज़ करते हैं, वो भी वही है। इसके अलावा एक आया है कैंथराइडिन ऑयल। कैंथराइडिन ऑयल जो है कहते हैं ये हेयर रिस्टोरर का काम करता है, कि उड़ते हुए बालों को बचा ले, उड़ते हुए बालों को नहीं, मतलब जाते हुए बालों को ये बचाने का काम करता है। कैसे बचा लेगा ये? कैंथराइडिन ऑयल जो है बनाते कैसे? कैंथराइडिन ऑयल को बनाने के लिए इनमें से किसी एक इंसेक्ट का, ड्राइड एलिटा ऑफ बिटल्स, बिटल्स का जो वो स्केल होता है उसको लेते हैं, स्टोन में उबालते हैं, स्टोन के साथ मिक्स करके जब उसको उबाला जाता है, फिर ठंडा करके जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैंथराइडिन ऑयल। और ये हेयर रिस्टोरर का काम करता है। सर्च करिएगा, शायद आपको कहीं भी मिल जाए ये, और ये काफ़ी इफेक्टिव रहा है हर तरह के स्कैल्प को हटाने के लिए, हर तरह की जो है जो ये खुश्की बनी रहती है बालों में, हेयर्स वगैरह में, उनको रिमूव करने के लिए, हेयर फॉल को कम करने के लिए, नए हेयर को ग्रो कराने के लिए भी कैंथराइडिन ऑयल का यूज़ होता है। ऐसा एंशिएंट टाइम में मेंशन था। अभी इसका यूज़ हम लोगों ने तो नहीं करा है, अब ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको सजेशन दें उससे पहले ये खुद भी ट्राई करके अप्लाई करके बताएंगे आपको कि क्या कैंथराइडिन ऑयल सच में काम करता है। तो चलिए बात करते हैं। कैंथराइडिन ऑयल क्या है? फ्लावर ऑफ कैंथराइसेंस रोजिया। कैंथराइसेंस रोजिया जो है, ये इसका नाम क्या है? ना ही फ्लावर से ना ही सीड से। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं 12 पौधा। हम लोग एवरग्रीन फ्लावर में इसको कंसिडर करते हैं, या 12 कहते हैं। कई लोग इसको कब्रिस्तान का भी रखवाला कहते हैं, कि ये कब्रिस्तान के ऊपर पाया जाता है ज़्यादातर। तो कब्रिस्तान का ये ठीक है, तो ये कब्रिस्तान में भी पाया जाता है। तो कब्रिस्तान का नाम भी कुछ लोग लेते हैं यहाँ पे, कि ये कब्रिस्तान का पौधा है। जहाँ कहीं पाया जाए मान लेते हैं ये वो कब्रिस्तान है। अलग अलग लोगों की वो हैं, हम लोग इसको अंग्रेजी में एवरग्रीन बोलते हैं। जनरली ये आपको मिलेगा वाइट कलर में, फ्लावर होता है इसका, 5 पेटल्स पाए जाएंगे बालक, ऐसे। वाइट कलर में मिलता है और जनरली बैगनी रंग में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ नाम है इनके, ठीक है। ये सिंपल सा ऐसा पाया जाता है, छोटा सा फ्लावर होता है, इसी को बोलते हैं ड्राइड एलिटा ऑफ बिटल्स। यही सही आंसर है, जिनसे हम क्या निकालते हैं? कैंथराइडिन ऑयल निकालते हैं। तो कैंथराइडिन ऑयल जो है, आप सर्च करेंगे कैंथराइडिन ऑयल, ये हेयर रीग्रोथ में या हेयर फॉल को प्रिवेंट करने में रोकता है। इन सब में कैंथराइडिन ऑयल यूज होता है, क्योंकि एंशिएंट मेथड है, तो एक बार मन तो हो रहा है कि ट्राई करके देखा जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रॉक बी इज, यहां पे गलत लिखा हुआ है फिर से, हनी बी के कुछ स्पीसीज दिए गए हैं, उनमें से एक का नाम पूछा गया है कि रॉक बी किसे कहते हैं, ठीक है। तो रॉक बी या एपिस फ्लोरा, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, इनमें से किसका नाम जो है आपका रॉक बी के नाम से कंसिडर होगा? तो कुछ नाम हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जनरली अगर हम एपिस बोलते हैं तो एपिस का मतलब होता है हनी बी। एपिस का मतलब है हनी बी, ठीक है। नाम में स्पीसीज लगा हुआ है फ्लोरिया, तो एपिस फ्लोरिया स्मॉल लेटर में होगा, अंडरलाइन होगा। एपिस फ्लोरिया को किस नाम से जानते हैं? एपिस फ्लोरिया को हम लोग लिटिल बी के नाम से जानते हैं। ये साइज में थोड़ी सी छोटी होती है, जो कि जनरली आपके आसपास देखने को मिल जाएगी, लिटिल बी के नाम से जानते हैं। फिर है आपका एपिस इंडिका। एपिस इंडिका जो है, ये भी गलत मेथड है लिखने का, जब भी लिखेंगे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। एपिस इंडिका क्या है? एपिस इंडिका का नाम जो है ये इंडियन बी के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग इंडियन बी के नाम से जानते हैं। सबसे खतरनाक, सबसे बड़ी, जो भयंकर साइज में होता है, उसका नाम है एपिस डॉर्सेटा, और इसी को रॉक बी के नाम से जानते हैं। रॉक बी क्यों कहते हैं बालक? साइज में बड़ा है, इसका दंश आपकी जान लेने की क्षमता भी रखता है। अगर कई सारे एपिस डॉर्सेटा आपको बाइट करना शुरू कर दें तो शायद आपकी जान चली जाए। साथ ही साथ में एपिस डॉर्सेटा जो होता है, कहता है जो ये अपना बीहाइव बनाता है। एपिस डॉर्सेटा अपना बीहाइव जो है जनरली पेड़ की छाल में, रॉक पे, चट्टानों के नीचे, दीवारों पे, पुरानी बिल्डिंग्स में, खंडहरों में, खोखलों में, कहीं पे भी ये बना लेता है।
तो खतरनाक है, साइज में बड़ा होता है और हम इसको मानते हैं कि ये बी फैमिली का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट इंसेक्ट है, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट बी है किसी भी किंगडम अपने ग्रुप में, ठीक है। तो यहां पे रॉक बी को हम एपिस डॉर्सेटा के नाम से जानते हैं, क्लियर। ड्यूरिंग इट्स इंटायर लाइफ द क्वीन बी कॉपुलेट, अपने पूरे लाइफ टाइम के दौरान पे क्वीन बी कितनी बार कॉपुलेशन करती है, क्या बार बार कॉपुलेशन की जरूरत पड़ती है या एक बार के बाद ही जो है ये मेंटेन कर लेता है। चलिए बात करते हैं। क्वीन बी हाइव पे एक होता है बी हाइव पे जो है क्वीन पाई जाती है। जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो क्वीन हनी बी की कॉलोनी में 3 एनिमल पाए जाते हैं, क्वीन, वर्कर, ड्रोन। ड्रोन जो है मेल होता है, वर्कर जो होती है फीमेल, स्टेराइल फीमेल होती है, क्वीन तो क्वीन है ही, उसके पास पंख पाए जाते हैं। जब तक पंख रहते हैं क्वीन बी के पास, क्वीन बी ड्रोन के साथ अपने छत्ते के आसपास उड़ती है। इसको हम लोग नॉप्चियल फ्लाइट के नाम से जानते हैं या फिर मेटिंग फ्लाइट के नाम से जानते हैं। नॉप्चियल फ्लाइट या मेटिंग फ्लाइट के बाद, कॉपुलेशन के बाद फीमेल लौट आती है और वो मेल जिसने कॉपुलेट किया था फीमेल के साथ ड्रोन, उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। कुछ मैकेनिज्म है उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, वहाँ पे वो मर जाता है। उसके बाद बाकी ड्रोन के साथ वो फीमेल लौट आएगी। बाकी की स्टेराइल जो फीमेल्स होती हैं, वर्कर होती हैं, वो बाकी के ड्रोन को मार के भगा देंगे छत्ते से बाहर तड़पने मरने भूखे प्यासे रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद उस क्वीन के पास इस सफिशिएंट अमाउंट में ऊथिका में स्पर्म स्टोर हो चुके हैं। फीमेल की मर्जी है कि वो चाहे तो क्या करे, एग को फर्टिलाइज करके रिलीज करे या अनफर्टिलाइज्ड एग को ही रिलीज कर दे। पार्थेनोजेनेसिस नामक एक मैकेनिज्म होता है, अगर वो एग को फर्टिलाइज करके रिलीज करती है वहां पे, तो या तो स्टेराइल फीमेल बनेगी या तो क्वीन बनेगी। लेकिन अगर एग को बिना फर्टिलाइज किए ही रिलीज कर दिया गया तो वहां से वो ड्रोन बनेगा, क्रोमोसोम नंबर 16 रहेगा। इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वहां पे आपको ये पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो सवाल ये है कि कितनी बार करती है। जब मैंने कहा कि नॉप्चियल फ्लाइट के दौरान एक ही बार कॉपुलेशन करके वो लौट आएगी, जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी उसको, तो यहां पे ये बात याद रखिएगा। ड्यूरिंग द नॉप्चियल फ्लाइट, या इसी को हम लोग मेटिंग फ्लाइट के नाम से जानते हैं। नॉप्चियल फ्लाइट या मेटिंग फ्लाइट जो है ये पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही परफॉर्म होता है और उसके बाद ये दोबारा इसकी जरूरत नहीं पड़ती पूरे लाइफ टाइम के लिए एक क्वीन के लिए। टाइम टेकन इन, अगला क्वेश्चन है, टाइम्स टेकन इन बिकमिंग एडल्ट बाय क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन ऑफ एपिस इंडिका रिस्पेक्टिवली। एपिस इंडिका जो है एक तो ये आवाज कर रहा है चरर 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 चरर, है ना, बनवाना पड़ेगा भाई इसको भी। एपिस इंडिका की बात कर रहे हैं और एपिस इंडिका में इन्होंने पूछा हुआ है, बताइए ऐसा क्या हो गया कि ये मरे जा रहे हैं भाई साहब। चलिए, क्वीन, वर्कर और ड्रोन, इन तीनों की लाइफ साइकिल में ये जो फेज आए हुए हैं, कितना समय लगेगा इनको बड़ा होने में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन, टाइम ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेशन के बेसिस पे इनका जो टाइम का डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग टाइम का है। एग, लार्वा और प्यूपा, तो 3 स्टेज बनती हैं, ये आप सभी को पता है। एग, लार्वा, प्यूपा और उसके बाद एडल्ट। तो एडल्ट बनने में टोटल नंबर ऑफ टाइम जो है हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। चलिए 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एग के लिए 3 दिन का समय, 3 दिन का समय सफिशियंट होगा तीनों के लिए। लेकिन लार्वा वाली फेज के लिए अगर हम बात करते हैं तो 5.5 दिन, 5.5, 6 डेज, 6.5, इतने दिन का समय लगता है तीनों में, क्वीन, वर्कर और ड्रोन के सेंस में। इसके बाद अगर हम प्यूपा की बात करें तो 7.5 दिन, 12 दिन, 7.5, 12 और 14.5, मेरे ख्याल से 14.5 या 14 होगा, कुछ ऐसा ही है जी। डन। टोटल अगर काउंट कर लेंगे तो बालक ये आएगा आपका 16 दिन के आसपास आएगा एडल्ट बनने में, और इनको आएगा आपका 21 दिन के आसपास का समय लगेगा, और इनको लगेगा 24 दिन का समय। तो रिस्पेक्टिवली 16, 21 और 24 क्वीन, वर्कर और ड्रोन के सेंस में नंबर 1 वाला पार्ट आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। क्लियर? इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, फिर से वही सवाल आ गया जो हमने आपको बताया था कि हनी बी के कॉलोनी में जो ड्रोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन का ये पार्ट है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन वाले पार्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे भैया डिटेल में। अभी के लिए बताइए क्या होगा। अभी के लिए हमको पता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग से, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस होता है, तो ड्यू टू अनफर्टिलाइज्ड एग पार्थेनोजेनेसिस
पार्थेनोजेनेसिस कहाँ पाया जाता है? जनरली सारे सोशल इंसेक्ट में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो क्या हो, एंट हो, टर्माइट हो या हनी बी ही क्यों ना हो। फास्टिंग लार्वा नहीं, लार्विंग फेड ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग से भैया दो चीज़ें बनती हैं, या तो क्वीन बनेगी या तो यहाँ पे वर्कर फीमेल बनेंगी। वर्कर क्या होती हैं? वर्कर होती हैं स्टेराइल फीमेल। तो डिटेल में इनके बारे में हम लोग किसी दिन बात कर लेंगे आर्थ्रोपोडा में, और आपको समझा दिया जाएगा। वर्कर्स ऑफ हनी बी सोसाइटी आर, पूछा गया है कि जो हनी, ये सवाल कैंसिल होने की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। पहला पार्ट तो ये है, हमने कहा था जो वर्कर होती हैं वो स्टेराइल फीमेल होती हैं। तो स्टेराइल फीमेल का मतलब क्या है? फीमेल विदाउट गोनैड। जिन फीमेल के पास गोनैड नहीं होगा उनको भी तो स्टेराइल ही मानेंगे ना। अगर हाँ तो ये आंसर तो सही होना चाहिए। तो समस्या फंस गई, बताइएगा। मैं अभी टिक कर रहा हूँ स्टेराइल फीमेल पे, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है सेम बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आएगा क्यों फीमेल विदाउट गोनैड जो हैं इनको वर्कर भी नहीं मानते, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, पैरासिटिक कैस्ट्रेशन अकर्स इन। पैरासिटिक कैस्ट्रेशन क्या होता है बालक? पैरासिटाइजेशन तो आप सभी लोग जानते होंगे, हम बात करेंगे पैरासिटिक कैस्ट्रेशन की। सभी लोगों ने सेक्युलाइना के बारे में पढ़ा होगा अपने टाइम में, ग्रेजुएशन टाइम में या उससे पहले। सेक्युलाइना एक आर्थ्रोपोड है जो कि क्रैब के बॉडी के ऊपर पाया जाता है। क्रैब की बॉडी पे ये पैरासाइट रहता है। क्रैब के एब्डोमेन पे ये पाया जाता है। जनरली इसमें कुछ होता नहीं है, ना माउथ का डेवलपमेंट है, ना बॉडी का सेगमेंटेशन है, ना अपेंडेजेस बने हुए, ना ज्वाइंटेड है, नथिंग। सेंस ऑर्गन तक का सब एब्सेंट होता है। पैरासिटिक कैस्ट्रेशन में करता क्या है ये? जब किसी मेल कॉकरोच के एब्डोमेन में चिपक जाएगा, जनरली गोनैड्स पे, जनरली उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, तो ये खा के खत्म कर देता है उनको। इसकी वजह से वो जो मेल क्रैब था उसके बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, लाइक फीमेल कॉकरोच। इसी तरीके से सेक्युलाइना जब फीमेल कॉकरोच के बॉडी के एब्डोमेन पे या बेली रीजन पे अटैच होगा तो वो उसके बॉडी में से गोनैड्स को या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिमूव कर देगा, खा के खत्म कर देता है। तो इसकी वजह से फीमेल क्रैब में मेल क्रैब के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है पैरासिटिक कैस्ट्रेशन। फैसियोला पैरासाइट है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है यहाँ पे। तो ये पार्ट सही है, सही एक्सप्लेन करा गया है आपको। सेक्युलाइना ही जो है ये पैरासाइट है, और इसमें सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं डिजनरेट हो जाते हैं, डिजनरेट करने का काम करता है। तो इसका पार्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको देख लेंगे। एक्सप्रेशन वाला पार्ट आपका डन हो चुका है। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय मेल क्यूलेक्स, फीमेल एनाफिलिस, फीमेल एडिस, हाउस फ्लाई के द्वारा। तो यहाँ पे वेक्टर के नाम पूछे गए हैं ढेर सारे, और चलिए बताइएगा। फीमेल क्यूलेक्स फाइलेरियासिस, फीमेल क्यूलेक्स डिजीज का नाम बताइएगा भैया। फाइलेरियासिस कॉज्ड बाय वुकेरेरिया बैंक्रोफ्टाई, डन। फीमेल एनाफिलीज मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। फीमेल एडिज की बात करिए तो चिकनगुनिया, डेंगू। येलो फीवर, डेंगी जिसको ब्रेकबोन फीवर के नाम से जानते हैं, चिकनगुनिया भी कहा जाता है इसको, चिकनगुनिया। ये सब कॉज होते हैं किसके द्वारा? वायरस के द्वारा, ठीक है, फीमेल के द्वारा। हाउस फ्लाई की बात करिए, मस्का डोमेस्टिका नाम है इसका। मस्का जी क्या कॉज करती हैं? कॉलरा और डायरिया। तो मस्का जी जो हैं इनका नाम मस्का है, मस्का लगाती भी बढ़िया सा है ये। तो मस्का डोमेस्टिका जो है ये कॉलरा डिजीज कॉज करती हैं, और डायरिया बैक्टीरियल डिजीज होगा भैया यहाँ पे। और डायरिया क्या है? डायरिया प्रोटोजोवन डिजीज है। तो प्रोटोजोवा की वजह से ये इतनी सारी डिजीज ये कॉज करती हैं। वेक्टर हैं ये सब वेक्टर, सब के सब वेक्टर हैं। वेक्टर का काम ही होता है डिजीज का फैलाना, डिजीज को यहाँ से वहाँ तक ट्रांसमिट करने का काम करते हैं ये लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमनेस्ट क्रस्टेशियन लार्वा इज, क्रस्टेशिया में जो लार्वा होते हैं वो कितने लार्वा आपने देखे हैं? क्रस्टेशिया में बहुत सारे लार्वल फॉर्म पाए जाते हैं, कुछ के नाम हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है।
कौन सा लार्वा है, कहां पाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। नॉप्लियस लार्वा, मेटानॉप्लियस, प्रोटोजुइया, जुइया लार्वा, नॉप्लियस, मेटानॉप्लियस, प्रोटोजुइया, जुइया, साइप्रिस, माइसिस, माइसिस को साइजोपोड भी कहा जाता है। आज की गर्मी तो जान ले लेगी भैया। चल जाओ मालिक। माइसिस, मेगालोपा फिलोसोमा, मेगालोपा फिलोसोमा, और एक लास्ट में आपका नाम बचता है एलिमा लार्वा। ठीक है, ये पूरे आर्थ्रोपोड के क्रस्टेशिया में पाए जाने वाले लार्वा के नाम हैं। कौन सा लार्वा किस में पाया जाता है उनके नाम के साथ भी आप डिस्कस कर लीजिए। जो सबसे कॉमनेस्ट लार्वा है वो आपका नॉप्लियस लार्वा होगा। नॉप्लियस लार्वा पाया जाता है आपका, सबसे सिंपलेस्ट है, कॉम्प्लेक्स है, कॉमन है, तो ये मिलेगा आपको साइक्लॉप्स में। मेटानॉप्लियस की बात कर लीजिए तो मेटानॉप्लियस आपको मिलता है एपस में, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है ये पार्ट डिस्कस कर लिया जाएगा डिटेल में कभी किसी दिन, ठीक है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम परेशान हो रहे हैं, मेरा मन नहीं हो रहा। कॉमनेस्ट क्रस्टेशियन लार्वा जो है आपका क्या है, कॉमनेस्ट क्रस्टेशियन लार्वा आपका नॉप्लियस ही होगा, प्रोटोजुइया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द थर्ड पेयर ऑफ अपेंडेजेस फाउंड इन द नॉप्लियस लार्वा। नॉप्लियस लार्वा के बारे में डिटेल में बात करनी थी और उन्होंने कहा है कि बताइए कि इसमें कौन सा कैरेक्टर जो है नॉप्लियस लार्वा के बारे में सही है। तो नॉप्लियस लार्वा जो कि एग शेप्ड का होता है, नॉप्लियस लार्वा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कॉमन फीचर के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, एग शेप का है, इसके अलावा अनसेगमेंटेड मीडियन आई, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, मीडियन आई पाया जाता है, और मीडियन आई का पाया जाना इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है यहाँ पे मेरे ख्याल से। मीडियन आई के अलावा 3 पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं, 3 पेयर अपेंडेजेस होते हैं इसकी बॉडी के अंदर। और एक लास्ट पॉइंट, जो अपेंडेजेस है वो कैसे हैं, अपेंडेजेस आर यूनिरेमस एंटीन्यूल। अपेंडेजेस के पास यूनिरेमस एंटीन्यूल पाया जाता है, यूनिरेमस एंटीन्यूल पाया जाता है। एक ही ब्रांच बनती है, जो 2 ग्रुप है सेंसरी सेल के इनकी बॉडी में, 2 ग्रुप ऑफ सेंसरी सेल। 2 ग्रुप कौन कौन से हैं, पेयर ऑफ बाइरेमस एंटीना, बाइरेमस एंटीना पाया जाता है, और इसके अलावा बाइरेमस मैंडिबल, बाइरेमस मैंडिबल आपको देखने को मिलेगा। एंटीन्यूल एंड एंटीना आर बाइरेमस। ट्रू रिगार्डिंग पूछा है तो ये गलत है। अपेंडेज में सिर्फ यूनिरेमस एंटीन्यूल होते हैं, एंटीन्यूल है तो सिर्फ वो यूनिरेमस होगा, ये गलत है। ओनली एंटीन्यूल आर बाइरेमस, ये भी गलत है। ओनली मैंडिबल आर बाइरेमस, ये भी गलत है। बोथ एंटीनी एंड मैंडिबल, एंटीना और मैंडिबल ही बाइरेमस है, बाइरेमस एंटीनी और बाइरेमस मैंडिबल, तो ये स्टेटमेंट सही है। इज ट्रू रिगार्डिंग द थर्ड पेयर ऑफ अपेंडेजेस फाउंड इन द नॉप्लियस लार्वा, दिस वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नॉप्लियस लार्वा। नॉप्लियस लार्वा रिगार्डिंग में कौन सा सही भैया, यही वाला सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 46 में यही वाला पार्ट करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आगे की तरफ। 47, लुक एट द फॉलोइंग ऑफ द डिजीज। इसमें से कौन से डिजीज के बारे में ये हमसे कह रहे हैं बात करने के लिए, और हम बात नहीं करेंगे डिजीज के बारे में क्योंकि नीचे जो है प्रिंट नहीं किया है ना, सवाल प्रिंट नहीं हो पाया, पूरा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये।
इनकम्प्लीट हो गया है, तो इसको ध्यान दिया जाएगा फिर से कभी। अभी के लिए इसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48, टसर सिल्क वर्म इज। बहुत सारे सिल्क वर्म होते हैं जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से कुछ सिल्क वर्म में सिल्क के नाम पूछे गए हैं। एंथ्रिया माइलेटा, इसको हम टसर सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं। एंथ्रिया वाली सारी स्पीसीज जो है इंपॉर्टेंट है, फिलहाल के लिए ये टसर सिल्क होता है। कुछ लोग टसर को लिखते हैं टसौर सिल्क, गलत तो वो भी नहीं है। एंथ्रिया असमेंसिस जो है ये मूगा सिल्क के बारे में है। सिल्क की बहुत सारी वैरायटी हैं, उसमें से अच्छी बुरी के बारे में। बॉम्बिक्स मोराई जो है ये आपका प्रोड्यूस करता है चाइनीज या मलबरी सिल्क। चाइनीज सिल्क वर्म, हम यहाँ पे वर्म की बात कर रहे हैं। और फिलोसामिया रिसिनी जो है ये आपका है एरी सिल्क वर्म, ठीक है। तो इसको हम एरी सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं। टिक कर लीजिएगा, ये वाला पार्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ। टसर सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम एंथीरिया। बॉम्बिक्स मोराई से तो नहीं प्राप्त करते हैं भैया। बॉम्बिक्स मोराई से क्या ऑब्टेन होता है बताइएगा। बॉम्बिक्स मोराई से मलबरी सिल्क प्राप्त होता है। मलबरी सिल्क मिलेगा यहाँ से। एंथ्रिया पैफिया से जो है आपको मिलेगा टसर सिल्क वर्म। पैफिया भी जो है यहाँ पे टसर सिल्क वर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टसर सिल्क वर्म ही जो है इससे भी मिलता है। अटैकस रिसिनी की अगर हम बात करेंगे तो अटैकस रिसिनी जो है नया नाम आया है, ये अरंडी सिल्क वर्म कहा जाता है या एरी सिल्क वर्म कहते हैं इसको। जो मिलता है यहाँ से वो है हमारा अरंडी सिल्क, और इसको हम लोग कंसीडर करते हैं एरी सिल्क वर्म में, ठीक है। गर्मी अत्यंत ज़्यादा है और हम लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, तो एंथीरिया पैफिया पर टिक करते हैं भैया। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात कर लेंगे किसी दिन। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए 25, 40, 50। फ्रॉम एंथ्रिया असमेंसिस इज ऑब्टेन फ्रॉम। एंथ्रिया असमेंसिस से हमको मूगा सिल्क मिलता है, ठीक है। तो एंथ्रिया असमेंसिस से हमको मिलेगा मूगा सिल्क वर्म। मलबरी सिल्क जो है मिलता है आपको जिससे बॉम्बिक्स मोराई से। टसर सिल्क मिलेगा एंथ्रिया से। एरी सिल्क मिलता है आपको रिसिनी से, ठीक है। तो ये पार्ट आपका खत्म होता है यहाँ पे। अत्यंत चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में आपसे फिर से आर्थ्रोपोड के थर्ड सेगमेंट के साथ, और कुछ और बेहतरीन सवालों को बेहतरीन तरीके से ढंग करने का प्रयास करता हुआ हम लोग आपसे मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं फिर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और कमेंट करिएगा आप लोग कि आप लोग को क्या चाहिए इसके साथ साथ। क्या थ्योरी वाला पार्ट वापस स्टार्ट किया जाए या इसको मैमेलिया तक पहुंचा दिया जाए, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। जैसा भी होगा आपके रिक्वेस्ट के बेसिस पे हम लोग इसको कंसीडर करवा लेंगे सर से।